नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विचारण में। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है संविधान सभा। यानी कि संविधान सभा से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सब पे हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और संविधान सभा से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, या संविधान सभा के कार्य क्या थे, या संविधान सभा में जो मेंबर्स लिए गए यानी कि जो सदस्य लिए गए वो किस प्रकार लिए गए थे, क्या वो निर्वाचित थे या मनोनीत थे, या उन्हें किसी अन्य तरीके से संविधान सभा के सदस्य के रूप में लिया गया था। ऐसे बहुत से प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जिन पे हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले 1895 की। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की या संविधान की सबसे पहले मांग किसने की थी। तो हमारा स्पष्ट उत्तर होगा वहाँ बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम क्या की थी, संविधान की प्रथम मांग की थी। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या होगा, सर्वप्रथम में बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट हम बात करें 1922 की। 1922 में जो गांधी जी थे, इन्होंने क्या कहा स्पष्ट कि भारतीय जो संविधान है वो भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। इन्होंने क्या कहा, जो भारतीय संविधान हम बनाएंगे वो केवल भारतीयों के द्वारा ही क्या बनाया जाएगा, ये कहा गांधी जी ने 1922 में। अगला आता है 1934 में। 1934 ये जो स्वराज पार्टी थी, एक्चुअल में जो एम.एन. रॉय थे जो इन्होंने क्या है कि औपचारिक रूप से एक संविधान सभा शब्द का क्या है उल्लेख किया था। एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से एक संविधान सभा का शब्द का उल्लेख करते हुए कहा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। और ये जो संविधान सभा शब्द का इन्होंने उल्लेख किया एम.एन. रॉय ने, इसी का पहली बार स्वराज पार्टी ने क्या है यहाँ पहली बार समर्थन किया इस शब्द का, संविधान सभा का। तो स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का समर्थन किया गया। नेक्स्ट हम बात करें 1936 की, यानी कि 1936 की। कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन था, इसमें ये जो संविधान सभा है इस पे अब क्या सहमति हो चुकी है। तो प्रश्न बनता है कि कौन से अधिवेशन में संविधान सभा पर सहमति हुई। तो 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा पर क्या है अब सहमति हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा 1938। 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन है, हरिपुरा अधिवेशन में पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत का संविधान बनाने के लिए क्या, कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस संविधान सभा में जो सदस्य आएंगे, पंडित नेहरू अब क्या कह रहे हैं हरिपुरा अधिवेशन में कि संविधान सभा में जो सदस्य आएंगे उनका निर्वाचन किस आधार पर होगा, तो उनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। अब मैं मेरे मित्रों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो वयस्क मताधिकार है, यानी कि वयस्क मताधिकार, पहले तो देखिए वयस्क यानी कि आयु, इसमें क्या 18 वर्ष या उससे अधिक। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक की आयु, या शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी को क्या इसमें वोट देने का अधिकार हो। ये किन्होंने कहा, वयस्क मताधिकार की बात किसने की, पंडित नेहरू ने की। नेक्स्ट हम बात करें तो हम अंग्रेजों की बात करते हैं। हम अंग्रेजों की बात करें तो यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि अंग्रेजों ने इस बात को कब स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं 8 अगस्त 1940 की। तो 8 अगस्त 1940 को
जो अंग्रेज़ों के द्वारा है एक प्रस्ताव रखा गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था और उस प्रस्ताव का नाम क्या था? वो था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। और ये जो प्रस्ताव रखा गया, ये जो तत्कालीन वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा क्या ये अगस्त प्रस्ताव रखा गया। कब रखा गया? 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा गया। वायसराय तत्कालीन जो थे लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ये अगस्त प्रस्ताव रखा गया। और इसी अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए क्या एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन क्या? परंतु भारतीयों ने इस प्रस्ताव को क्या अस्वीकार किया। और भारतीयों में किसने मुख्य थे हम बात करें तो जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस। मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी, इन्होंने मुख्यतः इस प्रस्ताव को क्या अस्वीकार किया, अगस्त प्रस्ताव को। अब हम बात करते हैं कि ये अगस्त प्रस्ताव क्या था। एक्चुअल में ये जो अगस्त प्रस्ताव आया है 1940 में, ये अगस्त प्रस्ताव है क्या? इसमें क्या बातें लिखी गई थी? अगस्त प्रस्ताव 1940, इसमें पहली बात तो ये की गई थी कि इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। कौन सी? डोमिनियन स्टेट या स्टेटस की बात की गई थी। अब मैं मेरे मित्रों को बता देता हूँ कि ये जो डोमिनियन स्टेट है या स्टेटस है, ये है क्या? इसका मतलब है एक अधिराज्य। एक अधिराज्य यानी कि आप आज़ाद तो हो जाओगे। अंग्रेज कह रहे हैं भारत को, डोमिनियन स्टेट का जो अर्थ निकलता है कि आप आज़ाद तो हो जाओगे, लेकिन आपकी अधिकतर जो व्यवस्थाएं हैं या आपकी अधिकतर व्यवस्थाओं का संचालन जो है अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा। तो ये अर्थ हुआ डोमिनियन स्टेट का। और सेकंड, इसी डोमिनियन स्टेट की प्रतिक्रिया में नेहरू जी ने कहा कि डोमिनियन स्टेट्स का तो क्या है कि मुद्दा ही अप्रासंगिक हो चुका था। उन्होंने कहा कि हमें तो अब क्या है, पूर्ण स्वराज चाहिए। पंडित नेहरू ने कहा था कि हमें तो अब क्या है, पूर्ण स्वराज ही चाहिए। ये कहा था पंडित नेहरू ने इसकी प्रतिक्रिया में। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन, यानी कि इसमें जो सेकंड बात लिखी गई थी वो लिखी गई थी कि युद्ध के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा का क्या है, गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध कौन सा? विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं। युद्ध के बाद संविधान सभा का क्या है, गठन किया जाएगा। तो ये मुख्यतः कुछ बातें थीं जो इस अगस्त प्रस्ताव में लिखी गई थी, जिसके कारण भारतीयों ने क्या इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। हम बात करें जो मुस्लिम लीग थी, इसने इस अगस्त प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया? बात करें मुस्लिम लीग, इसने क्यों अस्वीकार किया? तो देखिए, मुस्लिम लीग थी, इसने मुस्लिम लीग ने पहले तो इस प्रस्ताव का क्या है, स्वागत किया, क्योंकि इस प्रस्ताव में जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यकों को काफ़ी क्या है, आश्वासन दिए गए थे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की जो मांग थी, यानी कि मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की जो मांग थी, कौन सी? जो पाकिस्तान की मांग थी मुस्लिम लीग की, और संविधान सभा अलग चाहती थी वो अपने पाकिस्तान के लिए, उन मांगों को क्या है इस अगस्त प्रस्ताव में क्या है, स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये कारण था एक मुस्लिम लीग का इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने का। इसके बाद आता है नेक्स्ट
इसके बाद आता है क्रिप्स प्रस्ताव। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद आता है क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। क्रिप्स प्रस्ताव जो कि मार्च 1942, कब, जो कि मार्च 1942 में जो सर स्टफर्ड क्रिप्स थे, कौन, सर स्टफर्ड क्रिप्स, सर स्टफर्ड क्रिप्स के द्वारा रखा गया था, जो कि इस क्रिप्स मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो हमारा प्रश्न बन सकता है कि जो क्रिप्स मिशन भारत आया उसके अध्यक्ष कौन थे। हम कह सकते हैं कि ये अध्यक्ष थे इस क्रिप्स मिशन के, कौन, सर स्टफर्ड क्रिप्स। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो क्रिप्स मिशन है या क्रिप्स प्रस्ताव है, इसमें स्पष्ट शब्दों में अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी। क्या, इसमें स्पष्ट शब्दों में अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भारतीयों के लिए क्या, संविधान सभा होगी। एक्चुअल में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन था जिसका उद्देश्य जो द्वितीय विश्व युद्ध है, क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। इसलिए ये क्रिप्स प्रस्ताव भारत में भेजा गया। लेकिन यह क्रिप्स प्रस्ताव ही भारतीयों ने क्या, अस्वीकार किया। इसको भी क्या है, भारतीयों ने अस्वीकार किया, अस्वीकार किया। और इसको अस्वीकार करने का मुख्य कारण यह रहा कि इस प्रस्ताव में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात, कब, युद्ध की समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। परंतु हमने कहा कि, यानी कि हम भारतीयों ने कहा कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं। तो ये भी एक मुख्य कारण था। अब हम इसमें एक मुख्य बात करते हैं कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी ये जो क्रिप्स प्रस्ताव आया है भारत में, गांधी जी ने इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है, गांधी जी अब टिप्पणी कर रहे हैं इस प्रस्ताव पर कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी इस क्रिप्स प्रस्ताव को, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी ने या क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी। तो इसका उत्तर होगा गांधी जी ने। जो क्रिप्स मिशन है या क्रिप्स प्रस्ताव है, इसको, क्रिप्स प्रस्ताव को क्या है, पोस्ट डेटेड चेक की क्या संज्ञा दी गांधी जी ने। और इसी को आगे बढ़ाते हुए पंडित नेहरू जी कहते हैं कि ये ऐसे बैंक का चेक है जिसका दिवालिया निकल गया है, कि ये ऐसे बैंक का चेक है जिसका दिवालिया निकल गया है, ऐसे बैंक का चेक है जिसका दिवालिया निकल गया है। तो ये पंडित नेहरू जी कहते हैं इस क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव के अगेंस्ट। अगला प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है कि संविधान सभा है, जो संविधान सभा है उसका गठन किस योजना के तहत हुआ। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। एक्चुअल में हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध, कौन सा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्लेमेंट एटली थे, जो कौन, क्लेमेंट एटली थे, जो क्लेमेंट एटली, कौन सा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद जो क्लेमेंट एटली है, क्लेमेंट एटली,
तो क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। कहाँ के? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के क्या प्रधानमंत्री बने। और एटली के पहल पर गठित जो कैबिनेट मिशन है वो भारत आया। इनकी पहल पर ही गठित, पहल पर गठित क्या? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है? भारत आया। किनकी पहल पर गठित है ये? क्लेमेंट एटली, जो कि क्या है? इंग्लैंड के पीएम हैं। तो एटली की सरकार ने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा। इसी कैबिनेट मंत्रियों के जो समूह हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन कहते हैं। यानी कि कैबिनेट मंत्रियों के समूह को ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। हम बात करें कि ये जो कैबिनेट मिशन है, इसके जो 3 मंत्री हैं ये कौन कौन हैं। हम बात करें ये जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन, इनमें जो मंत्री हैं वो कौन कौन हैं? कैबिनेट मिशन के मंत्री कौन कौन हैं? फर्स्ट हम बात करें, जो पहले हैं वो हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सेकंड है सर स्टफर्ड क्रिप्स। कौन? सर स्टफर्ड क्रिप्स। जो थर्ड मंत्री थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। कौन? एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 मंत्री थे, 3 मंत्री थे। कौन कौन? एवी अलेक्जेंडर, सर स्टफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इनको हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो जो ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है, ये क्या थे? राज्य सचिव थे। ये क्या थे? राज्य सचिव थे। कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे वो थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। व्यापार बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष थे सर स्टफर्ड क्रिप्स। और ये जो एवी अलेक्जेंडर हैं ये थे नौसेना मंत्री। नौसेना मंत्री थे। तो ये जो कैबिनेट मंत्री हैं तीनों, इन्हीं कैबिनेट मिशन के समूह को क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन कहा जाता है, जो भारत में आया। और जो कैबिनेट मिशन भारत आया, नेक्स्ट हम बात करें कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च 1946 में। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च 1946 में। और 24 मार्च, यानी कि 24 मार्च 1946 में कहाँ पहुंचा? ये नई दिल्ली पहुंचा। 24 मार्च 1946 में ये नई दिल्ली पहुंचा। अब प्रश्न ये बनता है कि कैबिनेट मिशन में कुछ, या हम कहेंगे कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे? कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे? कैबिनेट मिशन में लिखा गया था जिसके तहत हमारे संविधान सभा का क्या गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के जो उद्देश्य थे, सबसे पहले तो उसमें ये लिखा गया था, जो है संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा का गठन करना, यह क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का। सेकंड, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ये भी लिखा हुआ था इस कैबिनेट मिशन के अंदर। थर्ड, संविधान सभा जो संविधान सभा है उसका एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर क्या चुना जाएगा। और चौथा पॉइंट ये कि
संविधान सभा में जो कुल 389 सदस्य हैं, कितने 389 जो सदस्य होंगे, इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और जो 93 सदस्य हैं वो मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य क्या थे, राजस्थान से संबंधित थे। जिसमें 14 सदस्य क्या है, राजस्थान से संबंधित थे। आगे हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा के मेंबर्स किस प्रकार लिए गए। संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो अब किस प्रकार लिए गए। तो संविधान सभा में जो सदस्य थे वो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। जैसा कि हमने पढ़ा उद्देश्य में कि संविधान सभा में जो मेंबर्स थे उनसे स्पष्ट होता है कि जो संविधान सभा में मेंबर्स थे वो निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों प्रकार की क्या संविधान सभा के मेंबर्स या सदस्य थे। निर्वाचित और मनोनीत कैसे, प्रश्न तो यही बन सकता है कि निर्वाचित और मनोनीत कैसे। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो देखिए उस समय जो भारत था वो 2 भागों में विभाजित था। कितने, 2 भागों में विभाजित था। एक ऐसा भारत या एक ऐसा भाग भारत का जहाँ से अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, तो उसे हम कहते थे अंग्रेज भारत। क्या कहते थे हम उसे, अंग्रेज भारत, अंग्रेज भारत। और जो सेकंड भाग जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था वो कहलाता था देशी भारत। वो क्या कहलाता था, देशी भारत, देशी भारत। अब नेक्स्ट हम बात करें तो अब देखिए हम कुछ आंकड़े लिखेंगे। 292 + 4 ये क्या थे, संविधान सभा के मेंबर्स की हम बात करेंगे, भी कर रहे हैं कि 292 + 4 ये क्या थे, अंग्रेज भारत से निर्वाचित सदस्य थे। क्या कहेंगे इसको कि अंग्रेज भारत से, अंग्रेज भारत से निर्वाचित, अंग्रेज भारत से निर्वाचित सदस्य हुए 292 + 4। नेक्स्ट 93 मेंबर्स और क्या, 93 मेंबर्स यानी कि 93 जो मेंबर हैं वो कौन हैं, वो हैं देशी भारत से मनोनीत। कहाँ से, देशी भारत से मनोनीत सदस्य हैं ये 93। तो कुल कितने हुए, कुल हुए 389। कितने हुए, 389 सदस्य हो चुके हैं। अब ये जो 389 मेंबर्स का हमने आंकड़ा लिखा है ये आया कैसे। ये आंकड़ा कुछ और भी तो हो सकता था, जैसे कि 400, 500, 209 या XYZ कुछ भी, या 300। ये आंकड़ा कुछ और भी तो हो सकता था। तो हम बात करें कि जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन ने एक आंकड़ा फिक्स किया था कि जो एक मेंबर होगा वो कम से कम 10 लाख जनसंख्या, कितने, कम से कम 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। तो देखिए कैबिनेट मिशन जब आया था भारत, उसके समय भारत की जो जनसंख्या थी, हम बात करें कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन के समय भारत की जो जनसंख्या थी, भारत की जो पॉपुलेशन या जनसंख्या थी वो लगभग कितनी थी, वो लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी, 40 करोड़। तो इस प्रकार ये आंकड़ा आया। ये जो हमने आंकड़ा लिखा था 292 + 4, हमने जो आंकड़ा लिखा था कि 292 प्लस 292 + 4, ये जो मेंबर्स का हमने आंकड़ा लिखा, इसमें ये 4 हमने अलग क्यों लिखा, मैं स्पष्ट कर देता हूँ।
ये जो चार हैं ये चीफ कमिश्नर प्रांत हैं। क्या है ये जो चार हमने लिखे हैं ये चीफ कमिश्नर प्रांत हैं ये चार। अब प्रश्न बनता है कि ये जो चार हमने लिखे हैं चीफ कमिश्नर प्रांत, ये चीफ कमिश्नर प्रांत थे कौन कौन से। प्रश्न बनता है कि ये जो चीफ कमिश्नर प्रांत हमने लिखे हैं चार, ये थे कौन कौन से चीफ कमिश्नर प्रांत। तो पहले हम लिखेंगे, पहला जो हमारा चीफ कमिश्नर प्रांत है वो है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। फर्स्ट आता है दिल्ली। सेकंड जो है वो है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर, इसको हम संयुक्त रूप से लिखते हैं अजमेर मेरवाड़ा। जो थर्ड है वो है कुर्ग। क्या? कुर्ग, जो कि वर्तमान में कहाँ है? जो कि वर्तमान कर्नाटक। और फोर्थ है बलूचिस्तान। जो कि कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। तो इस प्रकार ये चार चीफ कमिश्नर प्रांत हुए, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, और फोर्थ है बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। ये क्या हुए हमारे? ये चार चीफ कमिश्नर प्रांत हुए। ये हुए चीफ कमिश्नर प्रांत, ये हमारे हुए चीफ कमिश्नर प्रांत। और दिल्ली से कौन थे? तो दिल्ली से थे देशबंधु गुप्ता। अजमेर मेरवाड़ा से थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और कुर्ग से थे सीएम पुनाचा। कौन थे? सीएम पुनाचा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब 6 दिसंबर 1946 की। क्या? हमारा प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो इसका उत्तर होगा संविधान सभा की जो स्थापना है, हम क्या लिख रहे हैं कि संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना के संदर्भ में हम बात करें तो संविधान सभा की स्थापना जो है वो 6 दिसंबर 1946 को होती है। क्या होती है? संविधान सभा की स्थापना होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्या है कि 9 दिसंबर 1946 को, तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। हमारा प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। हमारा उत्तर होगा संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हो रही है 9 दिसंबर 1946 को। और इसी पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। हम यहाँ लिखते हैं कि जो बैठक हो रही है, ये पहली बैठक जो हो रही है, इसके संदर्भ में हम बात करें तो इस पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? तो हम कहेंगे कि इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इस संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहाँ से भी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में या अस्थायी अध्यक्ष के बारे में यह प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर सिन्हा को क्या इस अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया था? क्या इस अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया था या फिर मनोनीत किया गया था? या हम कहें कि वह सबसे बुजुर्ग थे इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या चुन लिया गया था या चुना गया।
तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा कि जो हम इस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो ये अध्यक्षता कर रहे हैं पहली बैठक की, तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा क्योंकि वे संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। संविधान सभा में क्या थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट उत्तर ये हो जाएगा, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए वो संविधान सभा की जो पहली बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा में, इसलिए ये संविधान सभा की पहली बैठक की क्या अध्यक्षता कर रहे हैं। हम बात करें संविधान सभा की जो चर्चाएं हुई, हम उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उससे हमारा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि संविधान सभा के जो पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने क्यों की। तो जे.बी. कृपलानी की हम बात करें, जे.बी. कृपलानी जी की हम बात करें तो संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को संबोधित करने वाले फर्स्ट या पहले व्यक्ति कौन थे? जे.बी. कृपलानी, यानी कि जे.बी. कृपलानी, जीवटराम भगवान दास कृपलानी। कौन? जीवटराम भगवान दास कृपलानी। तो यही थे जो संविधान सभा को पहली बार संबोधित कर रहे हैं। इन्होंने अपने संबोधन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में लेने का अनुरोध करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं? इन्हें अनुरोध किया जा रहा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अनुरोध किया जा रहा है, कहा कि सिन्हा जी हैं वो न केवल हमारे बीच सबसे उम्र दराज हैं बल्कि भारत के सबसे पुराने सांसद भी हैं। क्या? कि सिन्हा जी न केवल हमारे बीच सबसे उम्र दराज हैं बल्कि भारत के सबसे पुराने सांसद भी हैं। डॉक्टर सिन्हा हमारे बीच सबसे उम्र दराज क्या है? कांग्रेसी भी हैं, उम्र दराज कांग्रेसी भी हैं। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि जो डॉक्टर सिन्हा हैं वो संविधान सभा में सबसे क्या थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, और इसी आधार पर उन्हें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के लिए आमंत्रित किया गया था। क्या किया था? आमंत्रित किया गया था इन्हें। अस्थायी अध्यक्ष भी लिखे हम यहाँ, वे अध्यक्षता तो कर रहे हैं, किस प्रकार की अध्यक्षता? ये अस्थायी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में जो अध्यक्षता कर रहे हैं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष हमने बना दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं आज कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में हम बात करें तो अब पहले तो जे.बी. कृपलानी ने संबोधन किया, अब अध्यक्ष बन चुके हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हम कुछ और चर्चाओं का डिस्कशन करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड पर्सन जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। तो अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा में बोलते हैं कि मुझे केवल व्यक्तिगत कारणों से आपके सामने एक प्रस्ताव रखना है, आशा है कृपया आप इसका समर्थन करेंगे। अपने चिकित्सक की सलाह से मैं गत कई वर्षों में दोपहर के बाद कुछ भी काम करने में असमर्थ हूँ। मैं नहीं चाहता कि जलपान के अवकाश के बाद मैं फिर कार्य संचालन कर सकूं। यानी कि उनकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, वो काफ़ी वर्षों से बीमार चल रहे हैं, और उन्होंने चिकित्सक की जो सलाह है कि वो दोपहर के बाद के काम नहीं कर सकते। अतः जब तक मैं, अब आगे ही बोलते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी बोलते हैं कि जब तक मैं अस्थायी सभापति हूँ, क्या हूँ? अस्थायी सभापति हूँ, और
सभा में परिचय पत्र पेश करने और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने का काम चलता है, तब तक के लिए सभा से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे एक उपसभापति की सहायता दें। किसकी? उपसभापति की सहायता दें। फिर वो प्रस्ताव करते हैं, बोलते हैं कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री फ्रैंक एंथोनी, कौन? श्री फ्रैंक एंथोनी, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये खुद सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई उसमें ये खुद खड़े होकर बोल रहे हैं कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री फ्रैंक एंथोनी को आप नामजद करें। कुछ रुक कर, यानी कि कुछ थोड़ा शांति हुई और उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जी बोलते हैं कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित करता हूं। तो इसी तरह से संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, कौन? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? श्री फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया गया था। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फ्रैंक एंथोनी है इनको मनोनीत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पहले जो उपाध्यक्ष हैं ये मनोनीत हुए हैं, ना कि निर्वाचित हुए हैं। क्या हुए हैं? तो हमारा प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा के वो कौन से उपाध्यक्ष थे जो मनोनीत हुए थे, या संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर स्पष्ट होगा वहाँ, ये जो श्री फ्रैंक एंथोनी थे वो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो कि मनोनीत थे। क्या थे? मनोनीत थे। तो हम बात करते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में कि और कौन कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि कौन मनोनीत है और कौन निर्वाचित है या कौन दूसरे निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं संविधान सभा के। नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात करते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में भी। कौन कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने जो निर्वाचित थे, मनोनीत थे और जो दूसरे निर्वाचित थे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने अभी बात की श्री फ्रैंक एंथोनी की। कौन? फ्रैंक एंथोनी। सेकंड हम बात करें एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी। थर्ड हम बात करें वीटी। कौन? वीटी कृष्णामाचारी, ये थर्ड हुए। अब इनकी विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता स्पष्ट है कि जो फ्रैंक एंथोनी हमने भी बात की, ये पहले क्या है? मनोनीत उपाध्यक्ष हैं। कौन? मनोनीत उपाध्यक्ष हैं। 9 दिसंबर 1940 की जो पहली बैठक हो रही है, इसके मनोनीत उपाध्यक्ष कौन है? फ्रैंक एंथोनी। सेकंड है पहले निर्वाचित के संदर्भ में हम बात करें तो पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी। 24 जनवरी 1947 में बने। थर्ड हम बात करें तो दूसरे क्या? सेकंड निर्वाचित उपाध्यक्ष 16 जुलाई 1947। और विशेष बात यह है कि ये राजस्थान से संबंधित थे। तो प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान से संबंधित पहले या दूसरे निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? ये कहाँ से रिलेट करते थे? राजस्थान से रिलेट करते थे ये वीटी कृष्णामाचारी। तो हमने बात की कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन?
संविधान सभा के उपाध्यक्ष? फ्रैंक एंथोनी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। फ्रैंक एंथोनी पहले मनोनीत, एच.सी. मुखर्जी पहले निर्वाचित और सेकंड निर्वाचित कौन? वी.टी. कृष्णमाचारी। और ये कहाँ से रिलेट करते थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? ये राजस्थान से। नेक्स्ट हम बात करें, अब हम बात करेंगे ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, पहली बैठक, ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इस पहली बैठक का क्या है? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने, ये जो पहली बैठक हो रही है, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी और इसकी प्रतिक्रिया में जो पहली बैठक हो रही है, इसी में जो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और इसने भाग नहीं लिया, ठीक है। और इसकी प्रतिक्रिया में जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, कौन? इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो विंस्टन चर्चिल हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो हमारा प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये संख्या किसने दी, ये किसने कहा कि ये संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है? तो हमारा यहाँ स्पष्ट उत्तर होगा कि जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वो जो पहली संविधान सभा की बैठक हो रही है उसमें जो मुस्लिम लीग भाग नहीं ले रही, इसने बहिष्कार किया। इसकी प्रतिक्रिया में पूर्व प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कह रहे हैं कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या? जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो आज हमने जितना भी डिस्कस किया उससे आगे हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।